नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पे। दरअसल समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं और वो पता नहीं चलता है कि वो कैसे सांसद बन जाती हैं। एक होते थे अमर सिंह और अमर सिंह के कारण वो पहली बार सांसद बनी और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा के कोटे से भेज देती है और सबसे ज्यादा उसका शुक्रिया अदा करते हैं बिग बी। क्यों? क्योंकि वो घर का बवाल संसद में चढ़ाता है और संसद में बहुत कुछ बोलता है। वो कभी-कभी उपराष्ट्रपति को भी डपट देता है और कभी-कभी अनर्गल प्रलाप भी करता है। आजकल वो विवाह जैसी संस्था के पीछे पड़ी है। दरअसल वो चाहती हैं कि विवाह नहीं हो और विवाह ना करे लोग और कहते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 जीबी वोक। तो वोक की जो ये नई प्रजाति है जो अल्ट्रा प्रो मैक्स है उसकी क्वीन जो है वो अपनी जया जी हैं। तो जया जी अब अपनी नातिन को कह रही हैं कि साहब शादी मत करो और एक ऐसा ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सड़ गया गल गया है। तो क्या वो भारतीय संस्कृति के पीछे लठ लेकर पड़ी हैं? और उनका ये सब कहने और करवाने का दरअसल मतलब क्या है? तो ऐसा क्यों कह रही हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसको समझने की कोशिश करेंगे, सामाजिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और भारतीय संस्कृति को समूल विनाश करने के लिए ये जो लोग लगे हैं, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ अ, मेरी बड़ी बहन और कहा जाए कि बहुत सारे मसलों और मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली ज्योति तिवारी पांडे जी मौजूद हैं। ज्योति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत एक तो धन्यवाद मतलब आपका। हो सकता है कि मैं थोड़ा इसकी उपमा गलत दे रहा हूँ, मतलब हो सकता है उल्टा दे रहा हूँ, लेकिन एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो पुरुषों की आवाज, उनके हक और हकूक की बात करने वाली, ऊपर से महिला। ये बड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, जो आपको जो सुनते हैं उनको हाजमोला खाने की, मुझे लगता है इनो पीने की दिक्कत होती होगी। बहरहाल ये तो एक लाइट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, बल्कि ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करती हैं और इस देश में जो पुरुष पत्नी और सामाजिक या फिर कहा जाए कि महिलाओं से पीड़ित हैं और सच का आईना दिखाती हैं, एंटी फेमिनिस्ट है मेरी तरफ और एंटी सूडो फेमिनिस्ट है मेरी तरफ। तो ये दो चीजें हमें मिलती हैं और अलग-अलग मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ बात रखती हैं। आज मैं और नन्हे भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं। नन्हे भाई आपका भी स्वागत है। हम जरा ज्योति जी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये चल क्या रहा है समाज में। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे मैडम? हाँ, आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं नन्हे भाई? हाँ भाई, मैं ना एक ऑडियो सुना दो, फिर ज्योति जी का पॉइंट लेते हैं। ऑडियो है, पिछले दिनों जया बच्चन ने बरखा दत्त के शो पे कुछ बड़ी उल जुलूल बातें की थी। उसका एक छोटा सा ऑडियो जरा पब्लिक सुन ले। Would you really want Navya to do that today or anyone, like, you know, things? I don't want Navya to get married. Outdated institution? Yes, absolutely. This is an interesting. You think marriage is an outdated institution? Yes, it is. Tell us a little more. Poor thing, she's asked me something else. No, I know, but you answered. तो आप पूछना तो पड़ेगा. जी ज्योति जी, आपने ऑडियो सुन लिया, दर्शकों ने सुना, अब आप अपनी बात रखें। देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैं लाइव से पहले भी कह रही थी कि जिनका खुद का अनुभव खराब हो गया है और उनके घर में क्या चल रहा है वो समझ में आता है इस चीज से, तो वो दूसरों पर भी ये थोपने की कोशिश कर रही है। ये केवल जया बच्चन नहीं है, मैं बहुत सारी ऐसी फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट को जानती हूँ जो ये बात करती हैं कि विवाह को बंद कर देना चाहिए, विवाह एक आउटडेटेड संस्था हो गई है। एक्चुअली बात ये है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर इनके पास ऑप्शन क्या है। फिर वही ऑप्शन है जो टेस्ट ड्राइव वाला अभी पिछले दिनों चला था कि टेस्ट ड्राइव यहाँ करिए, वहां करिए, फिर इसके साथ रहिए, फिर उसके साथ रहिए। उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमको पता है बहुत अच्छी तरह से। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं का भी अटैची में किसी की बॉडी मिल रही है, तब हमको बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप जड़ में जाने की कोशिश करेंगे तो ये हैं वो महिलाएं जया बच्चन जैसी, जो ये चीज फैला रही हैं कि विवाह संस्था खराब हो चुकी है, उसमें तो बहुत गुलामी होती है, पुरुष की गुलामी करनी पड़ती है। इस तरह की जो बातें करती है ना, यही वो सोच है जहां से, अच्छा इनकी तो हो सकता है नातिन ये बच भी जाए क्योंकि वो एक ऐसे प्रबुद्ध घर से आती है और फिर उनके पास बहुत सुरक्षा अवेलेबल है। पर व्हाट अबाउट जो नॉर्मल वाली जो स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, जो वो उनको सुन रही हैं, उनके ऊपर इसका बहुत खराब असर होता है। क्योंकि सब लोग का वैवाहिक जीवन इनकी तरह खराब नहीं होता ना, उतनी सड़ी हुई जिंदगी हमारी नहीं है जितनी इनकी है। तो इनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और इस तरह की बात कहने से पहले, और स्पेसिफिकली जब आप एक सोशल स्टेटस में हैं,
जैसे मैं कुछ कह रही हूँ तो हो सकता है 50-60 महिलाएं सुने, लेकिन जया बच्चन कह रही हैं तो वो करोड़ों महिलाओं तक पहुंच रहा है। तो थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि हो सकता है कि तुम्हारा अनुभव खराब रहा हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी की पूरी विवाह संस्था में प्रॉब्लम है। और ये वो महिलाएं हैं जिनकी वजह से हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और जो हम ऐसे लव जिहाद और ये सब केसेस देखते हैं, बहुत बड़ा कारण ये वाली फेमिनिस्ट हैं जो बार बार विवाह संस्था को प्रहार करती हैं और उसका जो ऑप्शन नहीं बता पाती, क्योंकि ऑप्शन तो दूसरा वही है जो मैंने कहा कि जगह जगह इसके साथ रहिए, फिर उसके साथ रहिए, फिर तीसरे दिन उसके साथ रहिए, फिर एक दिन कटी हुई मिलिए। तो यही यही रह जाता है, और तो इसके अलावा ये कोई हमको ऑप्शन बता नहीं पाती है इसका कि दूसरा क्या। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इनके दिमाग में कौन सा ये फितूर घूमता रहता है? और ये खास तौर से अगर देखा जाए तो केवल हिंदू जो संस्था है, या फिर कहा जाए कि हिंदुओं की जो रीढ़ है, परिवार, समाज, परिवार के विरोध में ये पूरी झंडा लेकर चलने की कोशिश, शादी जैसी एक बहुत आवश्यक, और मुझे लगता है कि फैमिली जो बनाती है एक मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो चीजें हैं, उसके खिलाफ, फिर वो बच्चों को लेकर फिर माई बॉडी माई चॉइस, और अभी आपने जिक्र किया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब समझ नहीं आता कि ये पाउडर की बात कर रहे हैं, या वो जो वॉशिंग पाउडर है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो ये इतना स्वतंत्र, और ये बहुत ज्यादा स्वतंत्रता, मतलब एक तो ठीक है फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए, और इक्वलिटी का लॉ फ्रीडम भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, यानी कि इतना जितना सोच से परे है। जी, असल में स्वतंत्रता नहीं है, ये उच्छृंखलता है, जहां पर आप उच्छृंखल होने के लिए मांग रही हैं कि हमको कुछ भी करने दो, हमारे ऊपर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर कुछ रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हमें किसी डिसिप्लिन में ना बांधा जाए। तो ये उच्छृंखलता की तरफ ले जा रही हैं स्त्रियों को, ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन में रह के स्वतंत्रता को जितने अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। एंड बाय द वे, जो चीज ये नहीं बता रही है वो ये है कि पुरुष भी उतना ही बंधनों में रहता है जब वो विवाह करता है, उसके लिए भी एक जो है डिसिप्लिन रहता है। एक्चुअली इन लोगों ने ये फैला के रखा है कि स्त्री के लिए ये गुलामी है, लेकिन पुरुष के लिए बहुत मजे हैं उसको विवाह में, जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? अब उस पुरुष के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब एडिशनल पत्नी की भी है, फिर बच्चों की भी है, ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर आप इसको समन्वय के साथ लेके चलेंगे, एक बैलेंस है, ठीक है, अब जो है स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का एक तरीके से बैलेंस रहेगा और दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे, देन इट बिकम्स समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे इस चीज की। मैं वही बता रही हूँ ना, देखिए, एक तो फिल्मी लोगों की जिंदगी वैसे भी अजीब ही होती है। हमें पता है कि हम लोग पढ़ते रहे हैं, पहले भी, आज भी पढ़ते हैं कि इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है, फिर इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके साथ चल रहा है, फिर वो स्त्री के साथ पाया गया, ये इस पुरुष के साथ पाई गई। तो इनकी जिंदगी तो समझ में हमें आती है कि इनके यहाँ क्या हुआ होगा जिस वजह से ऐसे कह रही हैं कि विवाह करना ही नहीं चाहिए। एक होता नहीं है कि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो कहता है चलो इसका इलाज करें, दूसरा कहता है चलो काट के फेंक दें, हाँ, हाथ में कुछ चोट लग गई तो काट के फेंक दे। तो ये वो वाली है कि चलो काट के फेंक देते, अब इसका कुछ नहीं है। तो इनके जीवन का जो भी है वो सबके ऊपर थोपना जो है अजीब। और बैठी भी किसके साथ है? बरखा दत्त के साथ। तो दो ऐसी महिलाएं, एक जो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, एक जो टेस्ट ड्राइव करती रही है। तो हमको पता ही है कि उनका जीवन क्या रहा है। तो अब दोनों मिलके क्या खिचड़ी पकाएंगी हमें पता ही है। मैं बरखा दत्त से ही कहना चाहूंगी कि किसी दिन किसी खुशहाल, अच्छी, ऐसी महिला को बुलाइए जो सनातन में विश्वास रखती हो, जिसने जो है बहुत प्रेम हो जहां पर, और उन कपल को बुलाइए। लेकिन ये नहीं बुलाएंगी, ये जानबूझकर ऐसी टॉक्सिक महिला को बुलाती हैं जिससे इनका एजेंडा चलाया जा सके। ये नहीं बुलाएंगी, हमको नहीं बुलाएंगी, आपको नहीं बुलाएंगी, ये बुलाएंगी ऐसी को जो ऑलरेडी जहर भरी बैठी है, जो रोज ही दिख जाती है हमें कि कोई भी आया नहीं कि उसको झड़प के जो है, जैसे कि आप कह रहे थे, उपराष्ट्रपति नहीं छोड़ती हैं, तो ये फिर क्या ही बताएं। वो होता नहीं है कि फ्रस्ट्रेटेड महिलाएं गांव देहात में भी पाई जाती हैं ऐसी, जो बेकार में गुस्सा है, जो किसी के ऊपर, किसी को भी गाली दे दिया, किसी को कुछ भी कह दिया, वैसी वाली महिलाएं। तो इनके इतने अपने जीवन में इतना ज्यादा जहर भर चुका है यही। और फिर इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिनके जीवन में खुद जहर है? वो कुछ आपको आके प्रसाद तो बांटेंगे नहीं, वो जहर ही बांटेंगी। तो वो वही कर रही है बेसिकली, और इनका एजेंडा वही लेफ्टिस्ट है और बड़ी गहराई से चल रहा है इनका, बहुत अंदर से। नहीं तो मैं अगर इसे दूसरे तरीके से कहूं तो इंस्टाग्राम पे एक रील आता है, वो व्यक्ति, वो थोड़ा मंदबुद्धि है, वो कहता है कि क्या सोच रहा है, मैं संतोष पागल नहीं हूं, है ना। वो बड़ा आपको पता ही है, बड़े पैमाने पे चलता है। तो क्या ये उसी विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गई है? ना परिवार ठीक है, ना सामाजिक सरोकार ठीक है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था,
जो वो पेपराजी जो होते हैं, जो तमाम तारिकाएं या अभिनेताओं की फोटो खींचने के लिए व्याकुल होती हैं, ये इस तरीके से डांटती हैं, इस तरीके से उसको धक्का देती हैं, बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करती हैं, और ये समझ नहीं आता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुन सकता है जो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो क्या ये संतोष पागल का लेडी वर्जन आपको दिख रही है क्या? सीधे तौर पे 100%। धन्यवाद भाई, आप भी पूछ 100%। सकते सवाल। 100% है, क्योंकि आपने जो बोला ना वो पेपराइजी वाले वीडियोस तो सबने देखा, उसमें भी कह रही हैं कि ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं, गंदी गंदी पैंट पहन के आ जाते हैं। उसमें भी अभी एक दो जर्नलिस्ट ने ऑब्जेक्ट किया कि आप ये नहीं कह सकती हैं भाई, ये उनका काम है, बुलाते तो आप ही लोग हैं उनको। अच्छा, उसमें ये कह रही है कि मेरा नाती तो नहीं बुलाता है कभी भी, अभी देखिए उसकी भी फिल्म आने वाली, तो भाई वो तुम्हारा नाती है, उसे क्या जरूरत पड़ी है पेपराइजी को बुलाने की? भाई वो ऑलरेडी ब्रांड नेम से आ रहा है, बच्चन के नाम से आ रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को जरूरत है। और ये सारा कुछ ये जो बनाया हुआ है ताना बाना की पेपराजी आएगा, फिर कॉफी विद करण होगा, ये किसने बनाया? ये तुम लोगों ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है। तो अब क्या काट खाने दौड़ती हो उनको और फालतू बातें करती हो वहां पर बैठ करके? तो इस महिला के अंदर किस चीज का घमंड है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतनी तो कोई बहुत तोप हीरोइन भी नहीं रही है ये, ठीक है। और इनके अपने घर में जो चल रहा है वो समझ में तो आता है, भले ही ये खुल के ना बता रही हूँ। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि इनकी बहू जो है अकेले ही अंबानी के परिवार में जो भी शादी थी उसमें वो अकेली अपीयर हुई थी, फैमिली के साथ नहीं आई थी। तो सब कुछ ठीक नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। ये किसी बात को लेके कुंठित हैं, किसी बात से नाराज हैं, अपने ही लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और वो नाराजगी इनके व्यवहार में नजर आती है, और हम लोगों के ऊपर थोपती हैं, या मीडिया के ऊपर चिल्ला देंगी, या उपराष्ट्रपति पे चिल्ला देंगी और बोलेंगे कि जया अमिताभ बच्चन मत बोलिए मुझे। मतलब उसमें भी नाराज होने की क्या बात थी? पत्नी तो आप है ना, तो अगर जया अमिताभ बच्चन बोल दिया गया, क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कि कुछ चल रहा है तुम्हारा? अमिताभ बच्चन तुम्हारे अपने हस्बैंड है, बोल दिया गया तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? लेकिन ये महिला है, इसके कुछ दिमाग में प्रॉब्लम। भाई संतोष पागल का महिला रूप बिल्कुल ठीक बात है ये। नन्हे भाई सवाल पूछ सकते हो भाई, आप केवल श्रोता मत बनिए। नहीं, मैं एक्चुअली श्रीकांत भाई, मैं सवाल नहीं, मैंने एक पॉइंट रखना चाहूंगा। मेरी बात दर्शकों को थोड़ी बुरी लग सकती है, थोड़ी ऑफेंडिंग लग सकती है। 3 चीजें हैं जो ना बहुत पुराने चिरकाल से इंडिया में चली आ रही हैं। उसमें पहला है शराब का बिजनेस, दूसरा है देह व्यापार, तीसरा है मनी लेंडिंग। ये 3 बिजनेस आज से नहीं है, ये सदियों से चले आ रहे हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि ये रामायण काल या महाभारत से थे, मैं कहूंगा 500 साल पहले थे या 1000 साल पहले थे ये तीनों बिजनेस, और ये तीनों प्योर बिजनेस थे। पर इसको ग्लोरीफाई किसने किया? बॉलीवुड ने। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा छोटा था। 75 में शोले आई है, हेमा मालिनी उन दिनों बहुत यंग थी, और सनी देओल 18 साल के हो चुके थे जब शोले आई है। तो सनी देओल 18 साल के थे, धर्मेंद्र उन दिनों अपने अधेड़पने की तरफ बढ़ चुके थे, और धर्मेंद्र ने फिर जैसे भी करके हेमा मालिनी को पटा लिया, वो कर लिया, और 80 में शादी कर ली। तब सनी देओल की उम्र 23 साल थी। आप सोचो उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी। वो जवान लड़का 18 साल का, हिष्ट पुष्ट शरीर, मतलब बहुत सुंदर शरीर, कि उसका अधेड़ बाप 4 बच्चों का पिता अपने से 20 साल 25 साल छोटी हीरोइन को डेट कर रहा है, और घर में माँ रोज कुड़ रही होगी। लेकिन ये बातें आप और मैं कर रहे हैं ना, बॉलीवुड ने इसको भी ग्लोरीफाई किया कि पहली पत्नी जवान बच्चों के बावजूद तुम दूसरी शादी कर सकते हो धन परिवर्तन करके। तो बॉलीवुड की तुलना आम आदमी से करनी नहीं चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि रेखा और अमिताभ का क्या संबंध है, सारी दुनिया जानती है कि रात को अमिताभ बच्चन रेखा के यहाँ सोने जाते हैं, सारी दुनिया इस बात को जानती है। निम्रत कौर C ग्रेड एक्ट्रेस, आज वो फैमिली मैन में लीड हीरोइन का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि नेक्सस है श्रीकांत भाई, वो नेक्सस है। बॉलीवुड डी कंपनी का एक छोटा पार्ट है। वो तो शुक्र मनाइए कि मोदी सरकार आ गई 2014 में, और हम थोड़ा हिंदुत्व, थोड़ा सनातन, थोड़ा राष्ट्रवाद आ गया। आदित्य धार जैसे 2-4 डायरेक्टर्स आ गए, और कांतारा जैसी फिल्में बनने लगी, बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स आ गई। नहीं तो सर सच्चाई ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी बिल्ला नंबर 786 परोसा है, और हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया है। हमारे जो कहते हैं ना, एक वो जो माइंड था, उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को फैलाया गया, अरे बिल्ला नंबर 786, रहीम चाचा है, ठाकुर और लाला, ये मिलके बच्चियों का शोषण करते हैं।
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात डाली गई फिल्मों के द्वारा, कौन कर रहा था, फंडिंग किसकी थी, मोहरे कौन थे, ये बॉलीवुड। तो सर मैं बताऊं, मैं शाहरुख खान की कभी कोई बड़ी तारीफ करता हूं, उसने एक बार ना किसी शो में कहा था कि हम प्योर भांड हैं। हाँ। मैं प्योर भांड हूं और मेरा काम है भांडगिरी करना। अगर मन्नत के चक्कर में मैं कर्जे में डूबा था और मैं दुबई से लेकर लोनावला से लेके केरल तक शादियों में, बर्थडे पार्टीज में नाच के पैसे कमाया, तो वो मेरा काम था। भांड हूं मैं, उसने तो कहा, मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन शाहरुख खान जो एजेंडा पुश करता है मैं हूं ना में, फराह खान जो एजेंडा पुश करती है मैं हूं ना में, एक राष्ट्रवादी कौम को विलन दिखाना, फौजी, हिंदू फौजी को विलन दिखाना सुनील शेट्टी के रूप में, तो सर ये एजेंडा परोस रही थी। मेरा देखो, मैं आपको बताऊं, मैं अब वापस आ जाते हैं जरा फेमिनिज्म पे। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं गांव में हूं आजकल, दादी जी की डेथ हो गई है, 2 दिन पहले बड़े पिताजी को एक माइल्ड स्ट्रोक आ गया था, मैं हॉस्पिटल में था, आज ही वापस आया डिस्चार्ज करा के। मुझे इतना पता है कि गांव में आज सारे एरियाज में एक बात हो रही है कि भैया लड़की की शादी करना आसान हो गई है, लड़कों की शादी करना मुश्किल है। आदमियों के साथ एक प्रॉब्लम पता क्या हो गई है कि भैया आप श्रीकांत भाई हो, मैं हूं, हमारी मजबूरी है पैसा कमा के घर लाना। हम बने हैं, हमें ट्रेन किया जाता है डे 1 से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह परोसा जाता है कि तुम मर्द हो, तुम घर के लिए ब्रेड अर्निंग, तुम ब्रेड अर्न करके लाओगे। और मैं आपको आज बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसी कोई 2-4 महिलाओं को तो जानता ही हूं कि अगर वो ब्रेड विनर्स हैं घर की, तो उनके घर वाले की औकात क्या है, और अगर वो अपने पति से 2 रुपए ज्यादा कमा रही है तो उस पति की औकात क्या है, और उस पैसे का मैनेजमेंट क्या है। श्रीकांत भाई, एक पैसा घर में नहीं देती है, एक पैसा। मतलब घर की ग्रोसरी से लेके, फ्लैट की किस्त से लेके, गाड़ी की EMI तक, हेल्थ इंश्योरेंस तक पति दे रहा है, और पत्नी भी अपने लिए गोल्ड बना रही है, अपने लिए लहंगा ले रही है। और वो पति, सच बता रहा हूं, अगर अपने दोस्तों के साथ प्लान कर लेना 3 दिन का हॉलिडे या एक नाइट आउट, तो भाई साहब वो जलालत, मतलब वो जिल्लत उसको सहनी पड़ती है, और बच्चों के सामने नहीं बनाया जाता है उस पति को। वो आदमी जो पिछले 15 साल से घर के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा था, उसको 2 कौड़ी, मैं फैमिली मैन का, आपने आप सीजन 3 देख लीजिए ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ, सही बता रहे हैं। उस श्रीकांत की क्या गलती है बेचारे की, मनोज वाजपेयी गलती क्या है कि वो मनोज वाजपेयी बोलो यार, मेरा नाम मत बोलो, है और उसकी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है? मैं ये बात को मानता हूँ, पत्नी को टाइम दो, लेकिन ये बात है ना, उस बेचारे को विलन दिखा दिया, यू कैन स्लीप अराउंड, है तो ठीक है, एकदम सही है। हमें क्या परोसा जा रहा है कि इफ द हस्बैंड इज नॉट गिविंग टाइम टू द वाइफ कैन स्लीप अराउंड विद अ फ्रेंड। ये कौन परोस रहा है? बॉलीवुड जी सब माइंड में औरतों के डाल रहा है कि यू कैन स्लीप अराउंड विद अ फ्रेंड। राइट। ज्योति जी, मैं आखिरी एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसका इलाज क्या है? समस्या तो हम लोग बहुत बतियाते हैं, लेकिन इस समस्या का इलाज क्या, और इसका सही सटीक इलाज कैसे हो सकता है? ये अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 GB का इलाज क्या है? जो वो महिलाएं जो मेरे जैसी हैं, या जिनको सनातन पर विश्वास है, या जिनको विवाह संस्था पे बहुत विश्वास है, जिनको लगता है कि पुरुषों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हम महिला के सम्मान की बात करते हैं, और हैं ऐसी महिलाएं, उनको उठ करके मुखर होकर बोलना पड़ेगा इनके बारे में। हालांकि आप देखेंगे श्रीकांत जी, इनको कोई सुनता नहीं है, जय बच्चन को मुट्ठी भर बेवकूफ वो लड़कियां सुनती होंगी, बाकी सबको पता है कि ये महिला जो है दिमाग से पैदल है। सब इनको मतलब अपशब्द ही कहते हैं, जितना मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर भी यंग लड़कियां मैंने देखा इनको अपशब्द ही कहती हैं। इनका इलाज यही है कि मुखर होकर उन महिलाओं को बोलना होगा जिनका पूरा विश्वास अभी भी ईश्वर पर है, और अभी भी पति परमेश्वर शब्द पर है। कई बार ये लोग बोलती है ना कि परमेश्वर नहीं। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अभी नन्हे भाई जो कह रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि ऐसी ही एक फिल्म आई थी मृत्युदंड, जिसमें इन्होंने माधुरी दीक्षित से कहा आप पति हैं, परमेश्वर बनने की कोशिश मत कीजिए। ये इन्होंने भरा है, थ्रू एजेंडा भरा है। ज्योति जी, माधुरी दीक्षित छोड़िए,
खुद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मूवी है। अमिताभ बच्चन को जया बच्चन कहती है आप पति हैं पति, आप परमेश्वर नहीं है। फिल्म का नाम था केसरी जी, कभी खुशी कभी गम। हाँ बिल्कुल, उसमें भी था ये डायलॉग, करेक्ट। तो ये बार बार हर फिल्म से जब डाला जाएगा तो लड़कियों को दिमाग में आती है ये बात। और अभी आप जो देख रहे हैं ना, जो अभी नन्हे जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं तो कोर्ट जाती हूँ, कोर्ट में आप देखिए भरे पड़े हैं वैवाहिक मुकदमे। अभी आप भी, आपका लॉ पूरा होगा, आप भी देखिएगा। मुझे लगता है मुझसे, बल्कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 2012 में हम एक कैंपेन कर रहे थे, एक नया लॉ आने वाला था जिसके विरुद्ध हम सब खड़े हुए थे। हिंदू मैरिज एक्ट में लोग बदलाव ला रहे थे। तो तब हम लोग, उभरता हुआ नेता थे केजरीवाल, ठीक है, हमको लगा था कि, हमको भी लगता था कि ये युग पुरुष हैं। तो हम लोग भी मिलने गए थे कि ये मतलब नई पार्टी आ रही है तो ये लोग कुछ काम करेंगे। तो वहां पर मुझे एक वकीलों का समूह मिला था। तो जब मैं उनको समझा रही थी कि सर देखिए दहेज एक्ट और ये सब के मामले में कितने सारे बढ़ रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं, और अगर आप एक नया लॉ ले आएंगे तो और हम विध्वंस होगा, तो उन वकीलों के समूह ने मुझे किनारे ले जाके बोला आप कह सही रही है, लेकिन हमारा काम धंधा इसी से चलता है, इन्हीं मुकदमों से। तो आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा बिजनेस नेक्सस बन चुका है। इसमें परिवार जो टूट रहे हैं, इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। और इस तरह का एजेंडा डाल डाल के दिमाग में लड़कियों के भर दिया जाता है कि पुरुष खराब है, विवाह संस्था खराब है। एक्चुअली ये सही बोल रहे हैं, सटल रूप से वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। और इनके जो आजकल जो इनके जो आइडल्स हैं, आप देखिए इंस्टाग्राम आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी आजकल बहुत फॉलो कर रही हूँ। उसमें इस तरह की लड़कियां ही बहुत ज्यादा आएंगी कि मैं तो किसी एक के साथ रह नहीं सकती, मोनोगामी इज बैड, ये सब भी होने लग गया है अब। तो ये एक तरह से अगर आप इसको खुल करके, अनिरुद्धाचार्य ने कहा था तो बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने बहुत खुल करके कहा था कि ये वेश्यावृत्ति है, तो वेश्या को वेश्या नहीं कहता। हाँ बिल्कुल ठीक बोला था, मैंने तो पूरा उनका साथ दिया था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। और अगर आप विवाह जैसी संस्था को इस तरह से बना देंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी, चाहे आपकी नव्या होम देखेंगे, ये दादी जिंदा तो, नानी जिंदा तो नहीं रहेंगी देखने के लिए। 10-20 साल बाद उनका क्या हाल होगा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। हिंदू स्त्रियों का हाल हम लोग देख रहे हैं। बल्कि अब देखिए, मैं एक दिन ये बात कह रही थी कि मुस्लिम लड़कों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि उनको विवाहित भी चलती है, अविवाहित भी चलती है, 4 बच्चों की माँ को भी वो लोग पटा ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं एजेंडा खोपड़ी में घुसेड़ने के लिए कि विवाह संस्था खराब है। और आप एक नहीं 50 केस रोज देखिए कि लोग भाग जा रही हैं। 2 बच्चों की माँ किसी नदीम के साथ भाग गई, किसी अब्दुल के साथ भाग गई। फिर उसका क्या होता है, वो जया बच्चन जी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम बताएं कि कितने सटल रूप में, कितने छोटे से रूप में और कितने ऐसे अनदेखे रूप में ये लोग इस चीज का प्रचार कर रही हैं कि हिंदू विवाह खराब है। और ये देखिए, निकाह की बात नहीं करेंगी, ये बात तो हिंदू स्त्री कर रही है ना। तो ये कितने सटल रूप में इस चीज को पहुंचा रही हैं, और उसको तोड़ा जाना जरूरी इसलिए मेरे और आपके जैसे लोगों को आगे आके इस जो इनका जो एजेंडा है उसको तोड़ना पड़ेगा। हम ही लोगों को बोलना पड़ेगा, तभी होगा काम। जी, मुझे लगता है और ये वक्त सही है और ये बिल्कुल सटीक वक्त है कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, ये जितने मुखर हैं उससे दुगने मुखर होइए, और बिना मुखर हुए, बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और मैं जाते जाते नन्हे भाई को कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले वो फैज अहमद फैज का वो है ना, हम देखेंगे वाजिब है कि हम भी देखेंगे और हम देखेंगे। हाँ नन्हे भाई, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज समाप्त कीजिए। फिर बोलूंगा, लोग अफेंड हो जाएंगे, लेकिन बोलूंगा, मानूंगा मैं भी नहीं। चाहे चैनल मोनेटाइज हो, डिमोनेटाइज हो, स्ट्राइक है, वो बाद में देखी जाएगी, ऐसी की तैसी यूट्यूब की। मैं आपको एक बात बताऊं सर, शादी के बारे में कहा जाता था, जब मेरी शादी हुई तो कहा जाता था कि भैया 7 जन्म का रिश्ता है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाज में, सनातन में क्या था कि 7 जन्म। जब श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया तो श्री राम जी को आज भी मिथिला वाले गालियां देते हैं कि हमारी बेटी को बहुत तंग किया इस आदमी ने। सोच लीजिए, कब राम हुए थे, कब सीता हुई थी, लेकिन आज तक मिथिला गाली देता है राम को। और मिथिला में अगर आपकी शादी हो रही है श्रीकांत भाई ना, तो गाली बहुत सुनने को मिलती है। क्यों? लोग कहते हैं कि राम जैसे पति न बनना। सोचिए, जिस राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, मिथिला में उसको गाली पड़ती है। क्यों? कि बेटी को तंग किया, बहू को हमारी तंग किया, हमारी बिटिया को तंग किया। श्रीकांत भाई एक बात बताइए ना, टेस्ट ड्राइव आप हमारी बच्चों को क्या सिखा रहे हो? कोई इनसे पूछे कि उनके जो माइंड में तुम्हें बात डाल रहे हो टेस्ट ड्राइव वाली, क्या सिखा क्या रहे हो? प्रोस्टिट्यूशन और टेस्ट ड्राइव में फर्क क्या है? मुझे इस बात को समझा दो ना। मुझे कोई फेमिनिस्ट इतना समझा दे कि प्रोस्टिट्यूशन और टेस्ट ड्राइव में फर्क बता दे। बस पैसे का आदान प्रदान नहीं है, बाकी सब कुछ काम तो वही है, रोज नए के साथ डिफरेंट पोजेस में। अरे क्या सिखा रहे हो बच्चियों को हमारी?
हैं। और सच बताऊं श्रीकांत भाई, ये टोटली इन फेमिनिस्ट, ये देखिए, ये फंडेड है वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये फंडेड है ऑयल मनी से, ये फंडेड है अरब कंट्रीज से, ये फंडेड है तालिबान कह रहा हूं सर, ये फंडेड है इस्लामिस्ट से। यस। और एक इनका एजेंडा है कि हिंदुओं को, सनातन को मंदिरों से, उनकी जड़ों से काट दो। अनुपम मिश्रा जी ने इस बार जयपुर डायलॉग्स की थीम थी शत्रु को, उसमें कहा अपने बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू करो। अरे रोज नहीं, संडे को ले जाओ भाई, एक दिन तो ले जा सकते हो ना जी हाँ, जी। तो सर मैं ले जाना चाहिए भाई, आपने कहा पूछा था ना सर, एक इलाज है अनुपम सर की तर्ज पे, मंदिर जाना शुरू करिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, जुड़ना पड़ेगा हमें। अपने बच्चों को अगर बचाना है तो सर जुड़ना पड़ेगा, रामायण की चौपाई, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाना पड़ेगा। राम कौन थे, बलराम कौन थे, कुंती कौन थी, अर्जुन कौन थे, भीष्म कौन थे, क्या प्रतिज्ञा थी, ये बताना पड़ेगा। शबरी कौन, बहुत जरूरी है, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है और इस मांग को हम मानते हैं। एक बात बताऊं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मैं अब थोड़ा सा मैं एक सिंपल बात कहना चाहूंगा सर, हमसे बहुत समझदार ये मुल्ले मौलवी हैं, ये गोल टोपी हैं, ये हर शुक्रवार को बताते हैं कि ये काफिर है, इससे बचो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के बारे में बात करो, नबी की बात करो, मोहम्मद साहब की बात करो। आपसे मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। हर संडे को पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में जुटती है सर, और बातें करते हैं, और हम लोग संडे को पूरी सब्जी खाते हैं घर पे बैठ के। आज संडे, आज पूरी खा ली जाए, मम्मी मंगल ले जाएंगे हम, नहीं हम मंगल चुनिए, आप और हम मंगलवार को चुनते हैं। चलिए, आप दर्शकों से अनुरोध है कि मंगलवार को चुनिए और मंगलवार को जाइए, अपने बच्चों को जागृत करिए, अपने बच्चों को हनुमान जी की शरण में डालिए, और वो हनुमंत लाल जो हैं कल्याण करेंगे। और अपने रूट्स से जुड़िए और अपनी धार्मिक मान्यताओं को कभी अपराध बोध में मत देखिए। आज के लिए इतना ही, और आप दोनों लोगों ने समय दिया और इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन मिलेंगे और करेंगे एक और चर्चा। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। और ज्योति जी को मैं पकड़ के लाया हूँ, किसी और दिन भी पकड़ के लाऊंगा, थोड़ा समय कम है इनके पास। समय का क्लैश हो जाता है, हमको समय कम मिलती है, इसीलिए, लेकिन पकड़ लेंगे हम, लॉ वाले हैं तो लॉ वाले को पकड़ लेंगे। चलिए, साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।